हेलो जी, वेलकम टू बायोब्रीफ सीरीज एपिसोड 8 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमेशा की तरह इस चैप्टर को भी हम एक वीडियो के अंदर वन शॉट में खत्म करने वाले हैं, कम ड्यूरेशन में, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में। कि अगर तुमने इस चैप्टर को आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा हुआ है, या पूरी बायोब्रीफ सीरीज में जितने भी लेक्चर सारे के सारे जो चैप्टर वाइज आ रहे हैं, अगर तुमने कितना भी पढ़ा होगा बायो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम बस इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर जाओगे, इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख जाओगे और मेरे नोट्स से तुम बहुत प्रॉपर तरीके से बस रिविजन करके चले जाओगे, तुम्हारे लिए इतना ही ज्यादा काफी है। तो बायोब्रीफ सीरीज अगर किसी को नहीं पता है तो आई विल टेल यू कि देखिए, बायोब्रीफ सीरीज में हम क्या करते हैं ना, एक चैप्टर को पूरा वन शॉट में खत्म करते हैं। एक शॉट में भी कौन सा, ऐसे फास्ट फास्ट नहीं, एकदम डिटेलिंग के साथ में और कम ड्यूरेशन के साथ में। ऐसे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे बहुत रेयर देखने को मिलेंगे, क्योंकि या तो मिलते हैं आपको ऐसे लेक्चर जो कि एकदम डिटेलिंग वाले होते हैं, पार्ट वाइज, जिसमें काफी टाइम लगा हुआ होता है, जिसका टाइम बिल्कुल भी नहीं आपके पास में। आपको कुछ ऐसे लेक्चर्स चाहिए जो डिटेल्ड भी हो लेकिन ड्यूरेशन भी उनका कम हो, तो ये सीरीज आपके लिए है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हुए मैंने ये सीरीज आपके लिए डिजाइन करी है, स्पेशली क्लास 12 बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। 70 आउट ऑफ 70 हमें स्कोर करना है, ठीक है। और साथ साथ में अगर आपने एनसीईआरटी पूरे साल भर नहीं पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी होगी उससे फर्क नहीं पड़ता, या आपको फास्ट अच्छे से रिवीजन करना है, एनसीईआरटी की लाइंस में आपको कंफ्यूजन होता है, तो ये नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये नोट्स चैप्टर वाइज आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। हालांकि इनका ओरिजिनल प्राइस है 399 रुपीज, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो इस पे ह्यूज प्राइस ड्रॉप आया है। 99 रुपीज के अंदर सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है। नोट्स को कैसे डाउनलोड करते हैं इसके लिए मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए नोट्स को एक्सेस करने के अंदर, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा उसके अंदर। ये नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा और आपको एनसीईआरटी कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद से हाथ से डिजाइन करे बैठकर एक एक लाइन को रीड करके एनसीईआरटी की, ठीक है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर। और ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा चैप्टर भी है, ठीक है। और ये जो यूनिट है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स वाली, ये दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने ह्यूमन हेल्थ वाला, डिजीज वाला जो चैप्टर है वो अपलोड कर दिया है, कम ड्यूरेशन में है और बहुत डिटेलिंग के साथ अपलोड करा है। तो आप किसी भी स्टेज पर हैं बायो के, आप बिल्कुल इस सीरीज को एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड वाला बच्चा भी फॉलो कर सकता है, सीबीएसई वाले को तो खैर करना ही करना है। स्टेट बोर्ड वाला बच्चा जिसके एनसीईआरटी फॉलो होती है सिलेबस में, वो जरूर इसको फॉलो कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो, मैं एनसीईआरटी साइड में खोल के बैठी हूँ, तुम्हें भी एनसीईआरटी खोल के बैठनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं, जितने भी डायग्राम्स या टेबल्स होती है वो आपको एनसीईआरटी से कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज हम नोट्स में नहीं डाल सकते हैं। बहुत सी चीजें होती है जो सिर्फ एनसीईआरटी में ही बेटर लगती हैं, तो आप एनसीईआरटी में बता दो ये कहाँ कहाँ आपको पढ़नी है, ठीक है। और बाकी जो डायग्राम्स होते हैं और टेबल्स होते हैं, इनके लिए आप कंप्लीटली एनसीईआरटी पर रिलाई कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होंगे, जितने भी डायग्राम्स होंगे, उनका लाइव सेशन हम करेंगे, मैराथन्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चीज हम इस चैनल के ऊपर करने वाले होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आपको रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, स्टार्टिंग में हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई चैप्टर का मतलब क्या है, नाम का मतलब क्या है। नाम क्या, ये हमें क्या बोल रहा है चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे काम के कैसे हैं। अब आपने पिछले चैप्टर में ये तो देखा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, इनसे काफी सारी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन ये क्या है, ये माइक्रोब ही तो है। इनसे बीमारियां होती है, वो हमें नुकसानदायक तो होते ही हमारे लिए डेफिनेटली, बट कुछ फायदेमंद भी होते हैं। कहाँ कहाँ फायदा हमें इनसे पहुंच सकता है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये पूरी यूनिट माइक्रोब के आसपास ही रिवॉल्व करती है। माइक्रोब का पहले नुकसान पहले वाले चैप्टर में बताया जाता है, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और माइक्रोब्स का कहाँ फायदा है वो इस चैप्टर में बताया जाता है। और यहाँ से भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला पार्ट ज्यादा है, तो एक बार सारा चीज कवर कर लेते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माइक्रोब क्या होते हैं। टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको आप नेक्ड आई से जो है वो क्लियरली ऐसे तो नहीं देख सकते हो, ठीक है, कि आपके सामने कोई बैक्टीरिया जा रहा है, ओ हाय हेलो बैक्टीरिया, आप हवा में इसको हाय हेलो कह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर ले जाकर ही देख सकते हो। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब आपके आसपास जहां पर भी आप बैठे हो, आपके आसपास बहुत सारे एनवायरमेंट में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हर जगह पाए जाएं, फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब आप नाम दो, यू नेम इट, एंड वो वहीं पर ही प्रेजेंट है।
ठीक है। गीजर के अंदर भी इवन प्रेजेंट होते हैं। गीजर के अंदर टेम्परेचर पता है कितना ज्यादा होता है, थर्मल वेंट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि कोई भी ऑर्गेनिज्म इतने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकते हैं। डीप इन सॉइल भी प्रेजेंट होंगे, सॉइल के अंदर बहुत डीप में। एंड साथ साथ में जो स्नो की लेयर होती है ना, बर्फ होती है, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। इतने ज्यादा ठंडे एनवायरमेंट में, इतने ज्यादा हॉट एनवायरमेंट में, आप कुछ भी नाम दीजिए, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कॉस्मोपॉलिटन बोला गया है। हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं, जबकि जनरली माइक्रोब्स या फिर जनरली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो इतने एसिडिक एनवायरनमेंट को नहीं झेल पाते, लेकिन ये रह सकते हैं वहां पर। माइक्रोब्स कौन कौन से जनरली हमारे पास में होते हैं? देखिए, माइक्रोब्स में सबसे पहले हमें प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है। अब बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं, ये आपको न्यूट्रिटिव मीडियम अगर आप इनको दोगे, तो आप लैब में इनको ग्रो करना चाहते हो तो कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर्स में भी बहुत जगह पढ़ा है कि आप कॉलोनी बना सकते हो बैक्टीरिया की, कि अगर आप बैक्टीरिया को कोई भी न्यूट्रिशन मीडियम दोगे तो बैक्टीरिया जो है वहां पर ग्रो करते करते अपना नंबर बढ़ा के कॉलोनी बना देगा। आप एक सिंगल बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हो, एक सिंगल फंगस को नहीं देख सकते हो, बट इन ये जब ग्रो करते अपना नंबर बढ़ा देते हैं, तो इनकी कॉलोनी को आप नेक्ड आई से देख सकते हो। ठीक है। लेकिन आप एक अकेले उसको नहीं देख सकते हो, बैक्टीरिया या फंगस को। ठीक है। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लेकिन कॉलोनी को देखने के लिए हम आराम से नेक्ड आई से भी इनको देख सकते हैं। प्रियॉन क्या होते हैं? प्रियॉन ऐसे इंफेक्शियस एजेंट होते हैं जो प्रोटीनिशियस होते हैं। अब ये क्लास 11th में भी आपको बताया जाता है कि प्रियॉन क्या होते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं। ठीक है। तो ये इसके ऊपर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके के हमारे पास में कुछ यहाँ पर माइक्रोब्स होते हैं। ये आपके सामने कुछ एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में ही मैं खोल देती हूँ, एनसीईआरटी में ही कवर अप कर लेते हैं इस डायग्राम को। देखो, यहाँ पर आपको ये कुछ डायग्राम दिखा रखे हैं बैक्टीरियाज के, है ना। ये वाले बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं। ये वाले बैक्टीरिया गोल गोल आपको कोकाई बैक्टीरियाज मिलते हैं, गोल गोल जो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये वाले बैक्टीरिया जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ये कंप्लीट एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होती है फ्लैजिला, जो इसके मूवमेंट में काम आ रही होती है। ठीक है। इसके लोकोमोशन में काम आ रही थी बेसिकली। एंड इसके अलावा वायरस के भी यहाँ पर डायग्राम्स दे रखे हैं। तो डायग्राम्स आपको बायो में चाहे किसी भी चैप्टर का डायग्राम हो, बहुत अच्छे से करके जाना है। जैसे कि ये बैक्टीरियोफेज का है। बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे तो इसमें सबसे ऊपर आता है हेड, फिर आता है इसका कॉलर रीजन, ये वाला, एंड इसके बाद में छोटी सी आती है इसकी टेल, एंड इसके बाद में आती है प्लेट, प्लेट के बाद में आती है पिंस नीचे, जिसकी हेल्प से वो होस्ट से चिपकता है। ठीक है। ये प्रॉन्ग्स आते हैं, पिंस एंड प्रॉन्ग्स। ठीक है। इनकी हेल्प से होस्ट से ये चिपकने की कोशिश करता है। ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज हो गया। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस जो होता है वो रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉज करता है। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम ये एडिनोवायरस के ऊपर तो हमें इस चैप्टर में दे नहीं रखा है। हाँ बिल्कुल, एडिनोवायरस के ऊपर कुछ नहीं दे रखा चैप्टर में, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी इसको बता रही है। देखो, एडिनोवायरस जो है इसके अंदर डायग्राम में बता रखा है, तो इसलिए एनसीईआरटी का हर एक कोना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो थ्योरी में इन्वॉल्व होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। इसलिए डायग्राम को हर चीज को एनसीईआरटी से आपको करना ही करना है। और आपके पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम है कि अगर आप मेरा ये वन शॉट देखकर, मेरे नोट्स पढ़कर आप सीधे एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। तो 99 रुपीज के सारे नोट्स है चैप्टर वाइज, आपको ले लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके फटाक से परचेज कर लो, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है ना। इसके बाद हमारे पास में ये टीएमवी होते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड करके मतलब बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड रूप में दिखा रखे हैं। रॉड शेप वायरसेस होते हैं हमारे पास। फिर ये होती है कॉलोनीज आपकी, बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनी। ये है बैक्टीरिया की कॉलोनी, ये है फंगस की कॉलोनी। ठीक है। फंगस की कॉलोनी या बैक्टीरिया की कॉलोनी कब बनती है? जब इनको न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर रख रहे होते हैं। अब हमारे पास में क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल कैसे होते हैं वो तो आपने पीछे देख ही लिया है पिछले वाले चैप्टर में, और यूजफुल कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। हार्मफुल मतलब डिजीज कॉज करेंगे एनिमल और प्लांट में। अब माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, मतलब घर में ऐसी चीजें होती है जो माइक्रोब्स के बिना नहीं, मतलब माइक्रोब्स आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें यूज करते हैं, बट आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा माइक्रोब्स का यूज किया जाता है किसी भी चीज को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने में। सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं, मतलब अगर गंदा पानी घर से निकला हुआ जो नाले का पानी होता है उसको साफ करने में ये माइक्रोब्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। मतलब माइक्रोब्स और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, मतलब एवरीथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आता है। बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है माइक्रोब की हेल्प से, बायोगैस क्या काम आती है इसके ऊपर। एंड लास्ट फिफ्थ होता है हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट, कि भाई
कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम करते हैं। एंड लास्ट इज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में भी अपन बात करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को हमने कुछ इस तरीके से 6 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास आता है इस चैप्टर का टॉपिक, दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखो मेरे नोट्स की खास बात ये है कि आपको ना हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज समझा रखा है, मतलब हर एक चैप्टर को वैसे डिवाइड कर रखा है कि इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लो। हर एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए ये इतना इतना टॉपिक है, इतना इतना मुझे पढ़ना है, वरना एकदम एक साथ सब कुछ ऐसे पढ़ने बैठ जाते हो, थ्योरी की रीडिंग लगाने बैठते हो तो कुछ पता तो रहता नहीं कि कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है चैप्टर, कैसे कैसे कवर अप करना है। तो एक स्ट्रैटेजी होती है किसी चैप्टर को कवर करने की, ठीक है। और मेरे 98 मार्क्स आए थे बायोलॉजी के अंदर, और मेरे जो 2 मार्क्स कटे थे वो इसी चैप्टर में कटे थे। मैं बताऊंगी कहाँ पे कटे थे, तो प्लीज वो तुम भी वो गलती करके मत आना, ठीक है। सबसे पहले आते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो हमारे घर में काम आते हैं, सबसे पहले होता है कि कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। आपने देखा होगा कि हम दूध से दही बनाते हैं। दूध से दही बनाने में एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जो आपने बहुत बारी छोटी क्लासेस में भी सुन रखा है, दैट इज LAB बैक्टीरिया। नहीं सुन रखा है तो आज सुन लो, LAB बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे पास में होता है, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आप इसको बोल सकते हो, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कि जब आप डोसा और इडली का डो प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो आप कैसे करते हो, उसके अंदर भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। वो इडली आपको फूली फूली क्यों दिखाई देती है, उसमें माइक्रोब इन्वॉल्व होता है, इसलिए आपको फूली फूली दिखाई देती है। अगर आप ब्रेड बनाने का डो प्रिपेयर करते हो तो उसमें भी माइक्रोब इन्वॉल्व होता है। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड के अंदर भी होता है, एंड साथ साथ में चीज के अंदर भी होता है। तो ये 5 प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जहां पे माइक्रोब्स का यूज होता है। सबसे पहला हमारे पास आता है कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। देखो कितने प्यारे वे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, हर चीज डाल रखी है। एनसीईआरटी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर मिसिंग है। अगर आप एनसीईआरटी को ऐसे डायरेक्टली पढ़ने जाओगे ना तो खिचड़ी पका रखी है बस, यहाँ पर आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एकदम से क्लियर कट वे में इस नोट्स के अंदर सब कुछ लिख रखा है। जैसे आपके पास में ये मिल्क होता है, मिल्क के अंदर क्या होता है ना, आपको क्या करना है, मिल्क में क्या होता है कि आपके पास में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो करते हैं भाई, देखो देखो मिल्क को हम कर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार सिंपल सा फंडा लगाते हैं। आपकी मम्मी क्या करती है, दूध से दही बनाने के लिए उसमें जरा सा दही का जामन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इनोकुलम इंग्लिश में बोलते हैं, वो डाल देते हैं। दूध से दही बनाने में हम जब इनोकुलम डालते हैं तो वो क्यों डाला गया, इसके पीछे का कारण ही आपका ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर देगा। दूध से दही बनाने के टाइम पर हम दही का जरा सा जामन इसमें डालते हैं दूध के अंदर, ताकि वो पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने ऐसा क्या डाला उसके अंदर कि भाई वो दूध दही में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वो हमने जो दही डाला उसके अंदर एज अ जामन डाला, उसके अंदर एक हमारे पास में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है आपका कि जो आपके दूध में, जैसे आपने जामन डाला, थोड़ा सा दही डाला, दही के अंदर कौन प्रेजेंट था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब रात भर आप उसको रख दो एकदम से, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है ना, वो क्या करेगा, दूध में प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। दूध की जो प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है, उसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है, फुल डाइजेस्ट नहीं करता। पार्शियल डाइजेस्ट करके हम क्या बना देते हैं, पैरा कैसिनेट बना लेते हैं। आई बात समझ में। तो पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, कैसीन को पार्शियली डाइजेस्ट करके पैरा कैसिनेट बना रहे होते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यही काम करता है। एलएबी जो होते हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, सबसे पहला ये कि एलएबी प्लेज वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको चेक करने के अंदर एलएबी का, इस बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कहते हैं ना कि दही ज्यादा बेनिफिशियल होता है दूध से भी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, और ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसमें ये लिखा है कि देखो, ये अगर आप दही कंज्यूम करते हो ज्यादा दूध के कंपैरिजन में, तो दही जो होता है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी ये बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर विटामिन B12 का अमाउंट बहुत इंक्रीज करेगा। विटामिन B12 हमारी बॉडी में और भी बहुत जगह पर इन्वॉल्व रहता है, तो विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा एसेंशियल विटामिन होता है, ठीक है। तो दही खाने से वो चीज हमें मिल रही होती है। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का कमाल होता है कि आपको डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को तो जल्दी से पहचानेगा, पहली बात। दूसरा, विटामिन B12 का अमाउंट ये बढ़ाएगा, ठीक है। दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए दूध से ज्यादा बेटर दही होता है। और कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता चल गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से, और इस पे सवाल बहुत बार आता है। नंबर 2 हमारे पास में होता है डो ऑफ डोसा एंड इडली। इसमें क्या करते हैं, हम फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, और अगर आपको नहीं पता हो फर्मेंटेशन क्या होता है, जो कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन करा, हमने कोई
मतलब काइंड ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन आप इसको मान सकते हो, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बट CO2 रिलीज होती है यहाँ पर फर्मेंटेशन में, ठीक है। तो अभी क्या होता है आपके पास में ये डो है, ठीक है, ये डो क्या होता है बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेड करा गया है, बैक्टीरिया के द्वारा थोड़ा सा फर्मेंट करा गया है। जब हम डो प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये जो बैक्टीरिया, ये जो माइक्रोब होते हैं, जब इसमें डाल देते हैं, डालने के बाद में ये फर्मेंट हो जाता है। जैसे हम ईस्ट का पाउडर डाल देते हैं, है ना, जैसे हम बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी इसमें डाल सकते हैं फर्मेंट करने के लिए। फर्मेंट क्या करेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इसमें जाके CO2 का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। CO2 प्रोडक्शन करने की वजह से ये जो डो होगा वो आपको पफ्ड अप दिखाई देगा, मतलब थोड़ा फूला फूला अपीयरेंस इसकी आएगी। किसकी वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया इसके अंदर गया है, वो फर्मेंटेशन कर रहा है। फर्मेंटेशन क्या होता है, एक प्रकार का एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपकी इडली और डोसा वगैरह आते हैं, इनकी पफ्ड अपीयरेंस आता है इनके अंदर, ठीक है। नंबर सी हमारे पास में आता है कि ब्रेड बनाने के अंदर हम जो डो यूज कर रहे होते हैं इसको भी हम फर्मेंट करते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए भी जो ब्रेड के अंदर छोटे 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 दाने आपने देखे होंगे, बहुत माइक्रो लेवल के दाने होते हैं। तो ब्रेड कभी भी एकदम से बहुत सॉलिड नहीं होती है, हल्के हल्के पोर्स होते हैं उसमें। वो पोर्स क्यों आते हैं, फर्मेंटेड ईस्ट डाली हुई होती है उसके अंदर। कौन सी ईस्ट होती है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट होती है, जिसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसकी वजह से ब्रेड में ना छोटे 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 दाने होते हैं, क्योंकि वो भी फर्मेंटेशन कर रही है, गैस प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, एक बात चीज है कि बेकर्स ईस्ट का नाम आपसे बहुत बारी पूछा जाता है। तो बेकर्स ईस्ट जो है इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज शुड बी कैपिटल, मतलब ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वरना नंबर कट सकते हैं इसके। जब भी आप बायोलॉजिकल नेम किसी का भी ऑर्गेनिज्म का लिखते हो, सबसे पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और बाकी सारे लेटर हम स्मॉल लिखते हैं। दोनों को हम अलग अलग अंडरलाइन कर रहे होते हैं, ये एक रूल है, ये बहुत करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लिख तो आते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, फिर उनके नंबर कट जाते हैं उस चीज में। फिर वो पूछते कि दीदी हमने तो सब कुछ सही लिखा था, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होते, फिर हमारे मार्क्स क्यों कट गए। इसलिए कट गए क्योंकि आपने छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा। आज मैं इतना क्यों फंबल कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर डी हमारे पास में आता है ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड। देखिए, ट्रेडिशनल ड्रिंक जब हम बनाते हैं, ट्रेडिशनल ड्रिंक मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की या किसी भी पर्टिकुलर जगह की उनका एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जो वो पीते हैं, ठीक है। वो भी क्या होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है, कुछ माइक्रोब्स की फर्मेंटेशन की वजह से। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, टोडी। टोडी क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है ऑफ सम पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया या सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर जो है टोडी बहुत ज्यादा पिया जाने वाला ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है। ये कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन कौन से, पाम जो होता है, मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स, ठीक है। पाम के सैप को फर्मेंट करके ये चीज बनाई जाती है, टोडी प्लांट, सॉरी टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाया जाता है। कहां से, पाम के सैप को फर्मेंट करते हुए, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो फर्मेंट, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट। किस किस चीज को और फर्मेंट कर सकते हैं माइक्रोब, फिश को, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स को, इनको भी फर्मेंट कर सकते हैं हम, इससे फूड बना सकते हैं। तो देखो माइक्रोब जो होते हैं वो इस टॉडी जो हमारा ये ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाते हैं इसको भी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ साथ में कुछ फूड मटेरियल बनाने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, अगर आप फिश, सोयाबीन वगैरह, बैम्बू शूट्स वगैरह को फर्मेंट करना चाहते हो तो। ई नंबर हमारे पास में चीज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट वेराइटीज की हमारे पास में चीज होती है, और जितनी जितनी वेराइटीज की चीज होती है वो किस बेसिस पर दो अलग अलग वेराइटीज में आती है, क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होता है, एक पर्टिकुलर टेक्सचर होता है, प्लस उनका फ्लेवर और टेस्ट होता है। या तो वो अपने फ्लेवर और टेस्ट की वजह से मतलब अलग हो जाती है, डिफरेंट वैरायटी में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर उनका टेक्सचर अलग होता है। तो दो ही बेसिस के ऊपर ये जो चीज होती है हमारी अलग अलग वैरायटीज में हो रही होती है, मिल रही होती है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि भाई किसी का टेक्सचर अलग है, किसी का फ्लेवर अलग है, टेस्ट अलग है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ माइक्रोब स्पेसिफिकली यूज करा गया है। तो वो माइक्रोब की वजह से ही इनका टेक्सचर अलग होता है, माइक्रोब की वजह से इनका फ्लेवर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। जैसे इसमें स्विस चीज होती है हमारे पास, स्विस चीज में आप देख पा रहे इसमें बड़े बड़े छेद आपको दिखाई दे होंगे। ये जो लार्ज होल्स होते हैं ये भी किसकी वजह से होते हैं, गैस के प्रोडक्शन की वजह से। लार्ज होल्स आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व रहता है चीज को प्रोड्यूस करने के अंदर, स्विस चीज के अंदर? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बारी आता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई। इसको अंडरलाइन कर लेना है, पहला लेटर कैपिटल लिखना है क्योंकि ये बायोलॉजिकल नेम है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जो क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो स्विस चीज के अंदर जो बड़े बड़े होल्स होते हैं, ये पूछा जाएगा किसकी वजह से, CO2 के प्रोडक्शन की वजह से। और कौन सा बैक्टीरिया, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई। रॉकफर्टाई चीज भी हमारे पास में एक चीज होती है जिसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो स्पेसिफिक फंगी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, राइपन करते हैं, है ना, उसको ग्रो करते हैं एंड राइपन करते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, उस फंगी की वजह से एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। तो ये फ्लेवर वाली चीज है रॉकफर्टाई चीज, और ये आपको दिखाई दे रहा है इसके टेक्सचर की वजह से। CO2 प्रोडक्शन की वजह से इसका टेक्सचर जो होता है वो अलग होता है, बड़े बड़े छेद होते हैं इसके अंदर। तो ये बैक्टीरिया इसमें शामिल होता है और इसमें शामिल होता है आपका फंगी,
ठीक है, जो कि इसको फ्लेवर प्रोवाइड करता है। नंबर 2 हमारे पास आता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमें कैसे काम आते हैं। ये तो हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट देख लिया, हाउस होल्ड में हमारे पास में 5 चीजें थी, एक एक करके सब देख लिया। नंबर 2 हमारे इसमें आता है कि माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे काम आते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास में कि माइक्रोब्स जो होते हैं उससे हम फर्मेंटेड बेवरेजेस बना सकते हैं। नंबर 2 एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। नंबर 3 केमिकल्स बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं और बहुत सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। नाउ ये वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का महा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 स्टार पार्ट है। यहाँ से सवाल 110%, 200% आने वाला है। 110 तो फिर भी छोटा हो गया। तो इसलिए फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये सब कुछ यहाँ पर जो है मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। तो हमको इसमें क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इनका प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इनको लार्ज लेवल में प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा माइक्रोब लगेंगे ऑब्वियसली। तो ज्यादा माइक्रोब को हम कहाँ लगाएंगे भाई? एक इंडस्ट्री लेवल पे मुझे कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो मुझे बड़े बड़े बर्तन चाहिए होंगे, उन बड़े बड़े बर्तन को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स, ठीक है, उसमें ये बन रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करें तो फर्मेंटेड बेवरेजेस के अंदर क्या आता है? अल्कोहल आता है, दारू, अल्कोहल। इसको बनाने के लिए हमारे पास आती है ये वाली ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। याद करो ये ईस्ट कहाँ पे पड़ी है वापस से? ये हमने बेकर्स ईस्ट ब्रेड बनाने में यूज करी थी, ठीक है। बेकर्स ईस्ट भी हम इसको बोलते हैं, इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसको हम कैसे यूज करते हैं? इस ईस्ट को हम यूज करते हैं जो फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स। जो सीरियल्स होते हैं हमारे पास में, फ्रूट जूसेस होते हैं, उनको फर्मेंट करने के लिए हम ईस्ट का यूज कर रहे होते हैं। तो ईस्ट की हेल्प से एथेनॉल बनाई जाती है जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। 2 प्रकार के हमारे पास बेवरेजेस होते हैं जहां से सवाल आता है, एक होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, एक होता है विथ डिस्टिलेशन। तो अगर बिना डिस्टिलेशन के बने तो कौन से आएंगे? वाइन एंड बियर। वाइन एंड बियर, इसको मैं ऐसे याद करती हूँ BV, मतलब वी को डब्ल्यू से ऐसे कर लो, वी को वी से नहीं करके डब्ल्यू से कर लो। तो बीवी जो होती है ना वो कभी भी नहीं चाहेगी, किसी भी इंसान की बीवी कभी नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड जो है वो दारू पिए। तो विदाउट डिस्टिलेशन, है ना, मतलब वो चाहती है विदाउट डिस्टिलेशन वाली पिए, ठीक है। कुछ ऐसे करके भी याद कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे याद कर सकते हो जिसमें 4-4 लेटर्स आते हैं, तो ये क्या होते हैं? वो विदाउट वाले होते हैं, ठीक है। विदाउट वाले में 4-4 लेटर्स आते हैं और बाकी वाले के अंदर आपको देखोगे तो 4 से ज्यादा है, ठीक है, या 4 से कम है। तो विथ डिस्टिलेशन में विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब कुछ आ रहा होता है विथ डिस्टिलेशन में। फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, किसी के लाइफ के अगेंस्ट मुझे काम करना है। मतलब अगर मेरे पास ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मैं इसको मारना चाहती हूँ, तो मैं एक एंटीबायोटिक दूंगी और एंटीबायोटिक आएगा, बैक्टीरिया को मारेगा। और ये एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेस पे ही काम करती है। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अगर उनको वायरल डिजीज हो रखी है और वो एंटीबायोटिक कंज्यूम करेंगे तो वो वायरस को भी मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स कभी भी वर्क नहीं करती हैं। हमेशा और हमेशा एंटीबायोटिक किस पे वर्क करती है? बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करती है, बैक्टीरियल डिजीज पे। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दे आर अगेंस्ट टू लाइफ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अगेंस्ट टू द ह्यूमन बीइंग। मतलब ये अगेंस्ट तो है किसी की लाइफ के, देखो अगेंस्ट ऑफ द लाइफ, किसी की लाइफ के अगेंस्ट तो है, पर किसकी लाइफ के? एक माइक्रोब की लाइफ के, जो भी आपके जो पैथोजन आता है जो आपको डिजीज कॉज करता है उसकी लाइफ के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहता कि वो जिए, एंटीबायोटिक नहीं चाहता कि वो ऑर्गेनिज्म जिए। लेकिन एंटीबायोटिक ये नहीं है कि भाई तुमने लिया तो तुम भी मर जाओगे, तुम्हारी लाइफ के भी अगेंस्ट है वो, नहीं, वो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी माइक्रोब की हेल्प से ही प्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो एंटीबायोटिक बेसिकली माइक्रोब की हेल्प से ही प्रोड्यूस करवाया जाता है। कैसे प्रोड्यूस करवाया जाता है? आपको पता है कि मतलब एंटीबायोटिक को माइक्रोब्स की हेल्प से ही प्रोड्यूस करवाते हैं। और एंटीबायोटिक क्या करेगा फिर आगे जाके? जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होगा, जैसे बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं हम। मतलब वो जितना फास्ट गति से ग्रो कर रहा था, अपना नंबर बढ़ा था, उसकी ग्रोथ को मैं रिटार्ड कर उसकी ग्रोथ बहुत कम कर दूंगी। तो ऐसे एंटीबायोटिक वर्क करती है हमारी, ठीक है। एंटीबायोटिक में सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक को पहली बारी बनी हुई एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, जिसको सबसे पहली बारी डिस्कवर किया गया था। और ये एकदम चांस डिस्कवरी थी। चांस डिस्कवरी कभी भी आती है, इसको सेरेंडिपिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है चांस डिस्कवरी। कभी भी ऐसे कुछ काम तो कुछ और कर रहे थे, मिल गया कुछ और। कभी कभी होता है ना कि हम ड्रॉर साफ कर रहे थे, ड्रॉर में हम इंटेंशनली ढूंढने तो कुछ और गए थे और मिल गया कुछ और, ठीक है। बायो की किताब ढूंढने गए थे और बहुत टाइम से किसी के लव लेटर को ढूंढ रहे थे कि हमने यहाँ पे तो छुपा के रखा था, मिल क्यों नहीं रहा। तो वो अचानक से बायो की किताब ढूंढते ढूंढते लव लेटर मिल जाता है, फिर लव लेटर पढ़ते पढ़ते तुम उसमें खो जाते हो, फिर तुम बायो भूल जाते हो। तो ये होता है चांस डिस्कवरी, ठीक है। तो वो अचानक से कोई चीज जो तुम नहीं ढूंढ रहे थे वो भी मिल जाती है। डिस्कवरी कैसे हुई पेनिसिलिन की इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे ना, एक दिन अपने लैब में गए और वो उनको काम करना था एक बैक्टीरिया के ऊपर, जिसके बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया।
कोकाई लिखा हुआ है, कोकाई मतलब कोकस बैक्टीरिया, मतलब गोल 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 स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया के ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे एंड उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई देखो वो क्या ना कि काम कर रहे थे ऐसे, और वो छोड़कर अपनी जिस प्लेट पर वो काम कर रहे थे वो प्लेट ऐसे की ऐसे छोड़कर अपने घर चले गए और थोड़े दिनों की छुट्टी पे चले गए। छुट्टी से वापस आए तब उन्होंने आके वापस लैब खोली, वो एज इट इज वो प्लेट वहीं पे पड़ी थी, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो फंगी ग्रो करने लग गई। होता ना कि आप खाना खाने गए थे, अब कहीं पे ट्रैवल करना था और आपकी प्लेट जो है आप जूठी छोड़ के चले गए और आप बस कुछ दिनों बाद घर पे वापस आए, आपने देखा कि ओ इस प्लेट के ऊपर तो फंगी आ गई है ना। अब उस प्लेट पे फंगी आ गई तो आप देखोगे ना वो फंगी हटाओगे वगैरह। तो उसने देखा कि भाई इसके ऊपर तो थोड़े दिन छोड़ के गए और थोड़े टाइम बाद उसने ऑब्जर्व करा कि इसके ऊपर तो फंगी आ गई, कि जिस प्लेट के ऊपर ये स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उसको वो छोड़ के गए, उस पे फंगी ग्रो करने लग गई। और ये फंगी जो थी वो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पे ऑब्वियसली ग्रो करी। जिसको वो वॉश करके गए थे उसके ऊपर तो देखो कोई फंगी नहीं आएगी। अब आप बर्तन वॉश करके जाओगे तो फंगस नहीं आएगी, फंगस तो वहां आती है जहां उसको मटेरियल मिलता है खाने के लिए, है ना। तो फंगस जो होती है वहां पे ग्रो कर जाती है, क्योंकि फंगस हवा में हर जगह पे है। आप खाने को कहीं पर भी छुपा कर रख दो, फंगस वहां पे भी आ जाएगी। तो फंगस जो होती है ना वो एक इंटरनेशनल भिकमंगी होती है, इसको खाना ही खाना चाहिए होता है। इंटरनेशनल भिकमंगी होती है, मतलब इंडिया में, इंडिया के बाहर, हर जगह पे, वर्ल्ड के हर कोने में आपको फंगस आपको दिखाई देगी और खाना मांगती रहती कि ए माई दे दे मेरे को, है ना, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा ये यहाँ पर हो जाता है एंड ये अनवॉश पेट पर ग्रो करने लगी थी। फिर उसने देखा, ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई ये तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस भी कर रही है, कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रही है मेरी प्लेट के ऊपर। तो ये प्लेट है, इसके ऊपर फंगस कुछ कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रही थी। वो केमिकल जो था उन्होंने देखा तो उसको बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे एक फंगी थी, और फंगी जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी थी, जिसने एक केमिकल प्रोड्यूस करा। और उस केमिकल की वजह से जो उस प्लेट के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया मर गए, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो बैक्टीरिया को मारा किसने? फंगी से प्रोड्यूस्ड केमिकल ने। तो केमिकल जो है वो केमिकल क्या है? वो एक एंटीबायोटिक है। किससे प्रोड्यूस हुआ? फंगस से। फंगस क्या है? एक माइक्रोब है। तो एक माइक्रोब से प्रोड्यूस्ड एक मतलब माइक्रोब से प्रोड्यूस्ड एक केमिकल था, और वो केमिकल एंटीबायोटिक था जिसने दूसरे माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया को मार दिया। तो आपको लाइन समझ में आई कि एंटीबायोटिक क्या होती है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी दूसरे माइक्रोब से प्रोड्यूस करे जाते हैं किसी दूसरे माइक्रोब को मारने के लिए। आई बात समझ में? तो ये पेनिसिलियम नोटेटम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर रखा है। तो ये फंगी है पेनिसिलियम नोटेटम, जिसकी हेल्प से हमने पेनिसिलिन को खोजा सबसे पहली बारी। अब एक इंपॉर्टेंट आता है कि अर्नेस्ट चेन, हॉवर्ड फ्लोरे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीनों ने क्या करा? नोबेल प्राइज इनको मिला था इस काम के लिए, एंड 1945 के अंदर ये प्राइज मिला था। पेनिसिलिन जो होता है वो एक्सटेंसिवली यूज करा जाता है, उस टाइम पर यूज करा गया था एक्चुअली। जब इसको हमने सबसे पहली बार डिस्कवर करा था, तो पेनिसिलिन को सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली ना बहुत ज्यादा इसको यूज करा गया था अमेरिकन सोल्जर्स की, जो उनके घाव लग गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पर, तो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को जो घाव लगे थे, उन घावों को क्लीन करने के लिए या उनको मतलब ट्रीट करने के लिए बेसिकली हमने इसका यूज करा था पेनिसिलिन का। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बेसिकली और कहाँ यूज होते हैं? प्लेग नाम की बीमारी के अंदर, जो बैक्टीरियल बीमारी है, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी कहते हैं, उसमें भी यूज होता है। डिप्थीरिया जो कि गलघोटू रोग होता है, जिसको हिंदी में गलघोटू कहते हैं। लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये सारे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, और बैक्टीरियल डिजीजेस को हमें हील करने के लिए एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आता है मेजर क्वेश्चन यहाँ पर। एक तो क्वेश्चन बनता है कि देखिए सबसे पहली एंटीबायोटिक क्या थी, कौन सी थी? पेनिसिलिन। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? ऐसे हुई थी, ठीक है, बाई चांस डिस्कवरी थी। इसके अलावा हमारे पास में आ जाता है ये विथ डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, यहाँ से सवाल पक्का आता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के ऊपर सवाल जरूर आता है कि CO2 प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और ये ब्रेड बनाने में भी हेल्प करती है, इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं हम इसको। साथ साथ में ये जो ईस्ट होती है ना, इसकी हेल्प से हम अल्कोहल का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, माल्टेड जो सीरियल्स होते हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं, उनका फर्मेंटेशन करके। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास में प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या करता है। स्विस चीज के अंदर ये होल जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अब आती है मेजर, जहां से तो 102 भी नहीं, 110 200 पता नहीं कितने परसेंटेज आप मान लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके ऊपर हमेशा हमेशा सवाल आता है। देखो, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पर कौन कौन सा माइक्रोब जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड का माइक्रोबियल सोर्स पता है कौन सा होता है? एस्परजिलस नाइगर। रट लो, अभी के अभी रट लो, और नोट्स को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 99 रुपीज के अंदर सारे नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है चैनल के ऊपर, तो जाके देख सकते हो।
इन नोट्स के बाहर नहीं आएगा कुछ भी, एनसीईआरटी में घपला घपला हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी चीजें, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आएगी, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जा सकते हो लास्ट मोमेंट पे, पर ये नोट्स रीडेबल हैं, इन नोट्स को अच्छे से पूरे नोट्स को अच्छे से कवर करके जा सकते हो बिफोर योर एग्जाम। तो सिट्रिक एसिड जो होता है ना, इसको देखो मैंने यहाँ पर लाके रख दिया है, एस्परजिलस नाइगर जो होता है वो एक फंगस होती है, ये ध्यान रखना कि कौन सा माइक्रोब क्या है, कौन सा माइक्रो फंगस है, कौन सा माइक्रो बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रो ईस्ट है। तो इस सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए एस्परजिलस नाइगर नाम का माइक्रोब यूज होता है और ये फंगस होता है। एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसके नाम में एसिटाई आ रहा है तो बैक्टीरिया होता है, इसके नाम में बैक्टर भी आ रहा है तो बैक्टीरिया। ब्यूटाइलिक एसिड जो होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम का एक बैक्टीरिया होता है अगेन। लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए लैक्टोबैसिलस होता है, ये भी बैक्टीरिया है। इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस जो अभी पढ़ के आए हैं, ईस्ट होती है। रट लिया। चलिए, इसका एक्शन जो है इसके अंदर गिवन नहीं है तो अपन नहीं करेंगे। अब आते हैं एंजाइम्स के ऊपर, है ना। कुछ केमिकल्स हैं, कुछ एंजाइम्स है, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, तीन चीजें हमारे पास में है। तो केमिकल्स तो हमारे पास इतने ही है, ये है हमारे पास में एंजाइम। एंजाइम तीन होते हैं और मैं बताऊंगी मेरे 2 नंबर कहाँ कटे थे, यहाँ कटे थे। तो एंजाइम जो होते हैं वो 3 है, लाइपेजेस, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेज। लाइपेजेस नाम के जो एंजाइम होते हैं उनका क्या एक्शन होता है, ठीक है, ये एक्शन के सेक्शन में लिखा हुआ है। इसका एक्शन होता है कि भाई देखो, ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस के अंदर यूज होता है एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। जो कपड़े होते हैं उस पर ऑयल गिर जाता है तो ऑयल को रिमूव करने के लिए लाइपेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके भी पीछे एज लग जाता है वो हमेशा और हमेशा एंजाइम होता है, ये ध्यान रखेंगे। पैक्टिनेजेस, प्रोटीजेस हमारे पास में इंपॉर्टेंट होते हैं। पैक्टिनेजेस क्या कर रहे होते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये बेसिकली इनका काम होता है टू क्लैरिफाई द बॉटल्ड जूस। जो आपके पास में माजा आती है, स्लाइस आती है, जिसको आप पीते हो, है ना, बहुत क्लियर, बहुत थिन सा होता है इनका जो इनका टेक्सचर जो होता है बहुत थिन सा होता है, बहुत पतला होता है, पानी जैसा एकदम से, है ना। वो क्यों होता है, इतना क्लैरिफाई क्यों होता है एकदम से, जबकि आप देखोगे, आप घर में जूस निकालो, ठीक है, अगर आप घर में मैंगो का जूस निकालते हो तो वो काफी ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रूट की पल्प होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा जूस होता है। उसको आप क्या करते हो ना, उसको और क्लैरिफाई करने के लिए, पतला पतला बनाने के लिए आप इसका यूज करते हो, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस का। पैक्टिनेजेस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि पैक्टिनेजेस मतलब एक ऐसा एंजाइम है जो पैक्टिन को घोलने में काम आता है, पैक्टिन को डाइजेस्ट करने के काम आता है। पैक्टिन क्या होता है, इसकी हेल्प से क्या होता है, बेसिकली पैक्टिन जो होता है इसकी ये जो होता है किसमें इन्वॉल्व होता है, सेल वॉल के अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर आप प्लांट की बात करोगे तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो पैक्टिन से भी मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है यहाँ पर। तो पैक्टिन की जो सेल वॉल बनी हुई होती है, इसको तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप ऐसे नॉर्मली बनाओगे तो देखो उसमें सेल वॉल वगैरह आती है, उसकी वजह से वो गाढ़ा गाढ़ा पल्प होता है, लेकिन अगर आप इसको क्लियर कर दोगे ना तो वो जो सेल वॉल का गाढ़ा पल्प आता है ना, उसको क्लियर करने में ही एंजाइम काम आएगा, ताकि वो आपका जूस जो है वो बहुत क्लियर बन जाए, ठीक है। इसके पीछे की ये स्टोरी है। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है जिसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया। इसको अगेन ऐसे लिखना है और ये काम क्या करता है, क्लॉट बस्टर के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके पास आपके ब्लड वेसल के अंदर कोई क्लॉट बन गया है तो उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल जो पेशेंट होते हैं जिनको मायोकार्डियल इंफारेक्शन हो रखा है, मायोकार्डियल इंफारेक्शन हमेशा और हमेशा हार्ट अटैक कॉज करता है। तो अगर किसी को मायोकार्डियल इंफारेक्शन है और उसकी वजह से क्या होता है ना, हार्ट अटैक कॉज होता है, तो उसके ब्लड वेसल में ना जरूर और जरूर क्लॉट बना हुआ होता है। उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करना पड़ता है। मेरा नंबर यही करता था, मैं कंफ्यूज हो गई थी किस किस में, मेरे पास ऑप्शन आया था एक्चुअली स्ट्रेप्टोकाइनेज का और स्टैटिन का। तो मैं स्ट्रेप्टोकाइनेज को, क्लॉट बस्टर और स्टैटिन जो होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो क्लॉट बस्टर और कोलेस्ट्रॉल लेवल में कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और स्टैटिन जो होता है वो क्लॉट बस्टर को रिमूव करता है। तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पर एक मार्क्स कट गया था, 2 मार्क्स कट गए थे। तो ये चीज थोड़ी सी, और मैंने किसी और से पूछ के भी लिखा है ना, मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा सही आ रहा था एक्चुअली आंसर, मैंने किसी और से पूछ के लिखा, इस वजह से मेरे नंबर कट गए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, इसको हमेशा रट के जाना, हमेशा सवाल आता है इसके ऊपर, मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आया था। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज में स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, क्लॉट बस्टर की तरह बिहेव करता है, ब्लड वेसल के अंदर से क्लॉट को हटाता है और ताकि इजीली ब्लड फ्लो हो पाए और मायोकार्डियल इंफारेक्शन से जो होने वाला हार्ट अटैक है उसको रोक पाए हम। उसके बाद हमारे पास में बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसमें साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो कहां से प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का एक फंगी होता है, लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम करता है ये देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन एक्चुअली यहां पर आनी चाहिए थी ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है वो कैसे यूज होता है, इम्यूनोसप्रेसिव, एज अ इम्यूनोसप्रेसिव यूज हो रहा होता है।
एजेंट की तरह। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होता है कि भाई देखो, अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा है, तो वो ऑर्गन जो होता है ना, वो आपकी बॉडी जल्दी से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर किसी भी इंसान में ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करता है, तो उस ऑर्गन को वहां पर टिका, वो ऑर्गन वहां पर टिका रहे, वो बॉडी जो है उस ऑर्गन को हटाए ना, क्योंकि वो ऑर्गन किसी और का है, वो हमने ट्रांसप्लांट करा है, तो उसका इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को मार ना दे, हटा ना दे। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव यूज करते हैं, ताकि उस इंसान की, उस पेशेंट की बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाए, उसका इम्यून सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव ना हो जिसकी वजह से हमारा ऑर्गन जो है वो भी रिजेक्ट हो जाए। तो ऑर्गन को रिजेक्ट ना होने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, जिसमें साइक्लोस्पोरिन ए आता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से निकाली हुई ड्रग होती है। ये भी मेरे बोर्ड एग्जाम में सवाल आया था, तो प्लीज इसको याद कर लेना, तुम्हारे भी आ सकता है क्योंकि हर साल आता है ये। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ऐसे ही नॉर्मली भी 2-3 मार्क्स के आ ही जाते हैं। स्टैटिन जो होता है इसे मोलस्कस परप्यूरिस से निकाला जाता है, ये भी एक ईस्ट होती है। ये ध्यान रखना है कि कौन ईस्ट है कौन फंगस है, ये रटने की चीज है, प्लीज रट्टा मार सेक्शन है ये, ठीक है। स्टैटिन क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। देखो ऐसे कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना आपकी बॉडी के लिए बुरा नहीं होता है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल में सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। बिना कोलेस्ट्रॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है स्टेबल नहीं होती, अगर आपने 11th क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर यू, बट कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बैड, अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो गया तो वो बैड हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने ज्यादा ऑयली चीजें खा ली तो उससे आपके बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ज्यादा बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने की वजह से हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए, कम करने के लिए हम स्टैटिन का यूज करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि इट एक्ट्स एज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को बना रहा है उसके साथ एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर होता है स्टैटिन को बनाने के लिए, मतलब स्टैटिन जो होता है बेसिकली ये उस एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, ठीक है। अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, तो आपको इतना नहीं देखना, बस आप इतना लाइन जो है वो रट के जाओ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला एंजाइम जो होता है वो इसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर होता है, ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पास में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रोब्स जो होते हैं इनको हम एज इन सीवेज ट्रीटमेंट में हम कैसे यूज करते हैं। सीवेज क्या होता है, आपके घर से निकला हुआ गंदा पानी जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, घर से निकला हुआ जो बर्तन वगैरह का पानी होता है, किसी भी चीज का, नदी नालों का पानी होता है, उसको साफ करने के लिए। तो सीवेज जो होता है इट इज म्युनिसिपल वाटर या वेस्टेज आप इसको बोल सकते हो, इसको साफ करा जाता है ना। वाटर का साइकिल रिसाइकिल भी तो होता है वाटर, तो इसको कैसे करते हैं हम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हेल्प से। ये हमारे पास में एसटीपीज इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर हम इस सीवेज को, इस कचरे को वाले पानी को डालते हैं, और ये एसटीपीज क्या करते हैं, बड़े बड़े एसटीपीज होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, इनमें जब इस गंदे पानी को डाल के निकालते हैं ना वो पानी बहुत साफ हो जाता है, लेस पोल्यूटिंग वाटर बन जाता है। ये बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग वाटर था, अब ये लेस पोल्यूटिंग वाटर बनेगा। अब इस लेस पोल्यूटिंग वाटर को हम वाटर बॉडीज में, यानी कि नदी नालों में, नदियों में वापस बहा देते हैं। कई बार क्या होता है हम गंदी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, वाटर पोल्यूशन, क्यों कि भाई वो ना अपने घर से निकला जो भी गंदा पानी होता है वो डायरेक्टली नदी के अंदर बहा देते हैं। भाई तुम्हारी नदी ऐसे दूषित होती जा रही है, नदी से तो तुम्हारे पास में पानी आ रहा है, तुम नदी को ही गंदा कर रहे हो। तो नदी जो होती है आपकी नेचुरल वाटर बॉडीज होती है, नदी तालाब जो भी हो गया, आप उसको गंदा मत करो, उसमें मत डालो। तो लेस पोल्यूटिंग वाटर जो होता है उसको पहले, गंदा पानी जो उसको थोड़ा सा साफ कर दो, इतना लायक बना दो कि उसको हम नदी में डाल पाए, इतना लायक बना दो, मतलब है ना, पीने लायक मत बनाओ बट एटलीस्ट थोड़ा क्लियर कर दो उसको। तो ये चीज हमें एसटीपी करके देता है। इस ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास में 2 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माइक्रोब इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। माइक्रोब हेल्प करते हैं पानी को साफ करने में, कैसे करते हैं देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, सवाल 110% आएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, पूरा प्रोसीजर समझ लेना, इसी पे सवाल आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सबसे पहले देखो, मान लो तुम्हारे पास बहुत गंदा पानी है, ठीक है, तुम्हारे हाथ में बहुत गंदा पानी है एक बाल्टी के अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी मिली हुई है, डर्ट मिला हुआ है, क्ले है, कंकड़ पत्थर, बहुत सब चीजें हैं, और पॉलीथीन वगैरह ऊपर ऊपर तैर रही है ना, ऐसी हल्की हल्की चीजें हैं ऊपर ऊपर तैर रही हैं। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हारे पास गंदा पानी आया, वो बाल्टी आई, तुमने सबसे पहले उस पॉलीथीन को पकड़ के निकालना है, यही तो करोगे। तो जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती है, डेब्रीज मतलब गंदगी, जो तैरती हुई गंदगी होती है, पानी की थैली, थैली वगैरह हो गया या कुछ भी चीज हो गई जो ऊपर तैर रही है, आप उसको पकड़ के निकाल दोगे। आई बात समझ में। इसको हम बोल देते हैं, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या करते हैं ना हम, हाथों से जो जो चीजें निकाली जा सकती हैं,
है ना। फिजिकल ट्रीटमेंट जितना ज्यादा किया जा सकता है, फिजिकल मतलब जिसमें हमने माइक्रोब को इन्वॉल्व नहीं करना, हम खुद से ही कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत हाथों का यूज करके, वो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें छोटे मोटे जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आप इसको निकाल सकते हो, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के आपके पास में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिल्टरेशन, एक होता है सेडिमेंटेशन। दो हिस्सों में ये प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो आपके पास गंदगी होती है ना, उसमें जो फ्लोटिंग डेब्रीज होती है, जो भी आपके पास में ऊपर तैर रही जो चीजें होती है, उसको आप निकाल लेते हो। ठीक है, ये अपने आप ने सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रीज को निकाला, और कैसे निकाला हमने, फिल्ट्रेशन करके, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, बार बार फिल्टर करोगे अपने आप निकल जाएगा। दूसरा सेडिमेंटेशन करते हो, कि मान लो आपने तैरती हुई थैली वगैरह को तो निकाल लिया, अब इसके अंदर कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब कुछ है इसके अंदर, अब आप इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, पानी को थोड़ी देर छोड़ देते हो। जब आप पानी को एकदम एक जगह छोड़ दोगे तो ये क्या होते हैं, भारी भारी जो चीजें होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर पानी पानी बच जाएगा। तो सबसे पहले हमने फ्लोटिंग डेब्रीज निकाली, फिर उसके बाद में जो है इसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया, सॉलिड्स जितने भी पार्टिकल्स थे या पेबल्स थे, पत्थर वगैरह थे, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। ऊपर बचा हुआ जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, अब ये सीवेज नहीं है, अब ये है प्राइमरी इफ्लुएंट। अब इस सीवेज को हमने प्राइमरी इफ्लुएंट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, सीवेज क्या था, सीवेज में सब कुछ इन्वॉल्व था, ये भी इन्वॉल्व थी, ये भी इन्वॉल्व था, सब कुछ, लेकिन अब ये और ये हमने रिमूव कर दिया है, एक ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है। ये करने के बाद जो हमारे पास बचता है लिक्विड, उसको हम प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं, ना कि सीवेज। ठीक है, तो प्राइमरी इफ्लुएंट जो होगा, अब हम इसको और क्लीन करना चाहते हैं, क्योंकि देखो जो हमसे फिजिकल कचरा था, वो जो हमसे निकल सकता था हमने निकाल लिया, सेडिमेंटेशन यूज करके, फिल्ट्रेशन यूज करके। अब जो बची हुई इसमें घुली हुई गंदगी इस पानी के अंदर, वो कैसे हम निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास में क्या होता है, एक टैंक होता है बहुत बड़ा सारा, वो टैंक होता है एरिएशन टैंक। अब ये एरिएशन टैंक क्या होता है बताती हूँ। आपने ये प्राइमरी इफ्लुएंट लिया और प्राइमरी इफ्लुएंट को लेकर आए एक दूसरे टैंक में डालने के लिए, और ये टैंक आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला टैंक। ठीक है, आपने डाल दिया इस प्राइमरी इफ्लुएंट को इस वाले टैंक में। इस वाले टैंक में आपके पास में फ्लॉक प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली। कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको सर्वाइव होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, और वो खाना जो होते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो खुद से खाना नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, है ना। तो ये वाले जो टैंक होते हैं, जो बड़े बड़े एरिएशन टैंक है, इन टैंक के अंदर ये फ्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लॉक्स में कौन इन्वॉल्व होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, जो लार्ज मास होता है, मतलब ऐसे लार्ज मास होते हैं ये ऐसे, ठीक है, जालीदार ऐसे बहुत सारा ग्रुप होता है इनका बेसिकली, है ना। तो ये बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट, फिलामेंट जो फंगस के होते हैं, प्लस ये बैक्टीरिया, दोनों का अगर आप जोड़ा बोल दोगे उसको फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लॉक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लॉक्स जो होता है एक तरीके का एक्टिवेटेड स्लज होता है। आपको बताऊंगी क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज वगैरह, इसको आप अभी याद रखो कि फ्लॉक क्या होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं आपको पता है, ये इसमें जो घुली हुई गंदगी होती है इस पानी के अंदर, जो प्राइमरी इफ्लुएंट में जो घुली हुई गंदगी जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं ऐसे हाथों से, वो इसको ये निकालेंगे। मैम कैसे निकालेंगे, ये फ्लॉक्स में प्रेजेंट जो बैक्टीरियाज होते हैं, इनमें ये पावर होती है कि ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाले बैक्टीरियाज हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे, इसमें जितना भी मटेरियल, घुला हुआ गंदा मटेरियल है, ये जितने भी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं, इसको कंज्यूम कर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन बैक्टीरिया को, देखो बैक्टीरिया कोई भी हो, उसको ग्रो करना है कहीं पर भी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन करके नंबर बढ़ाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। अगर बैक्टीरिया ग्रो करना चाहता है तो इसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए ना। तो इसको, अगर इस बैक्टीरिया को मैंने इस एरिएशन टैंक में डाल दिया, तो मुझे इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, तो कैसे ग्रो करेगा, ये प्राइमरी इफ्लुएंट मिल तो रहा है इसको न्यूट्रिटिव मीडियम है ना, एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम मिल रहा है, तो इसको एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम यूज करके ये फ्लॉक्स जो होते हैं, इसको फटाफट खाने की, कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक भूखे आदमी को आप एक जगह पे, ऐसी जगह पे भेज दो जहां पे बहुत सारा खाना है, तो भूखा आदमी टूट पड़ेगा उसके ऊपर। तो वही होता है हमारा इस तरीके से, मतलब ये बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं। आपने इस एरिएशन टैंक में इसलिए डाला क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये एरिएशन टैंक जो होते हैं ना, इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई, इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, इस ऑक्सीजन की वजह से ये सर्वाइव करते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वहां पे पड़े रहेंगे और इनको आसपास में खाना दिख रहा है, तो ऑब्वियसली खाना कंज्यूम करेंगे, तो फटाफट जितना भी इंप्योरिटीज इसमें घुली हुई है उसको कंज्यूम करेंगे। जितनी ज्यादा ये इंप्योरिटीज को कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। भाई देखो, अगर खाना ज्यादा है तो इनको काम ज्यादा करना पड़ेगा कि भाई मेरे को और खाना है, और खाना है, और खाना है। जितना खाना इनके सामने होगा वो उतना कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे।
खाना कौन है यहाँ पर? इम्प्योरिटी। तो जितना खाना होगा उतनी ज्यादा इनको ऑक्सीजन लगेगी, क्योंकि इनको काम करना है और काम करने के लिए इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करते एरोबिक बैक्टीरिया। तो इनको काम करना है, इनको खाना खाना है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जितना ज्यादा खाना उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का मतलब ऑक्सीजन की डिमांड इनकी उतनी ज्यादा होगी, इसको हम बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में से, लेट्स से कि ये पानी जो है 1 लीटर है, इस 1 लीटर पानी में घुली हुई गंदगी है, आपने इन बैक्टीरिया को डाल दिया, फ्लॉक्स को डाल दिया बेसिकली, ठीक है, फंगस के साथ में। अब ये बैक्टीरिया जो है इस घुली हुई गंदगी को खाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये घुली हुई जो गंदगी होती है वो आपके लिए गंदगी, बट इसके लिए तो खाना है, इसको कंज्यूम करना चाहता है फटाफट फटाफट फटाफट। इसको कंज्यूम करने के लिए इसको काम करना पड़ रहा है, काम करने के लिए ऑक्सीजन लगती है। जितना ज्यादा आप गंदगी रखोगे उतना ज्यादा इसको काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ी, तो उतनी ज्यादा ये ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। दैट मीन्स जितनी ज्यादा गंदगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, मतलब BOD उतनी ज्यादा। तो गंदगी अगर कहीं पे ज्यादा है तो BOD वहां की बहुत ज्यादा है। समझ में आई? और धीरे धीरे एक ऐसा मोमेंट आएगा कि ये सारा खाना कंज्यूम कर जाएगा, मतलब सारी गंदगी कंज्यूम कर जाएगा। और जब ये गंदगी कंज्यूम कर जाएगा तब इसकी ऑक्सीजन की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। भाई गंदगी, आसपास गंदगी कम हो गई, खाना कम हो गया, तो ये काम भी कम करेगा अब, है ना, क्योंकि इसका काम हो गया है। अब काम कम करेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम करेगा, तो गंदगी कम तो BOD कम हो जाएगी हमारे पास में। तो ये BOD का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, और इस पे सवाल बहुत आता है। तो ये फ्लॉक्स जो होते हैं हमारे यही काम करते हैं कि ये ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, जो इसमें घुली हुई इंप्योरिटीज होती है, इसको हम ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बोलते हैं, इनको कंज्यूम करता है। और ये क्या करता है? वाटर बॉडी की BOD को रिड्यूस करता है। स्टार्टिंग में BOD बहुत ज्यादा होगी क्योंकि खाना बहुत ज्यादा है, कचरा बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे जितना खाते जाएंगे एक लेवल ऐसा आएगा कि इसका ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इंप्योरिटीज को मैक्सिमम अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, BOD जो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जो रिक्वायर होती है किसके? रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रोब। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रोब टू रिमूव ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, इसको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए सबसे पहले करके देख लेते हैं, बाद में सारा कर लेंगे। ठीक है, ऐसा पोल्यूटेड वाटर की हमेशा BOD ज्यादा होगी, और अगर किसी में BOD ज्यादा है, अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करी जा रही है, तो आप सोचो कि मुझे, मान लो कि मैं मेरी बॉडी जो है अभी तो ऑक्सीजन चलो पूरी ले रही है, लेट्स से कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मेरी बॉडी में सबको सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरी बॉडी पूरी अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पा रही, तो क्या करेंगे? हम बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करेंगे। तो मैं ऑक्सीजन मास्क लगाऊंगी, फिर मैं बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई मुझे मिलेगी, है ना, तो मुझे ऑक्सीजन की डिमांड है तो बाहर से ऑक्सीजन मिल जाएगी। जिस दिन मुझे ऑक्सीजन की डिमांड नहीं रहेगी, दैट मींस बाहर से मुझे ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, दैट मींस कि मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बन रही है। तो यही तो बात होती है कि ये जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, पानी में हमेशा और हमेशा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना। जो मछलियां होती हैं वो पानी के, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कोई हवा में आके थोड़ी लेती है। मछली हमेशा पानी में जिंदा रहती है, क्योंकि पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना, वो उसकी हेल्प से ही वो ऑक्सीजन ले रही होती है। तो ऐसे ये बैक्टीरिया भी होते हैं, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होते हैं ना, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की हेल्प से जिंदा है, लेकिन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है वो तब ज्यादा दिखेगा ना, क्योंकि पानी के अंदर क्या है? कचरा बहुत ज्यादा है, और कचरा ज्यादा है तो कचरा ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। भाई ऑक्सीजन को जगह ही नहीं मिल रही, कचरा इतना ज्यादा है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर कचरा कम हो चुका है तो बेचारी ऑक्सीजन खुल के अब सांस ले पाएगी। भाई हाँ ठीक है, ऑक्सीजन अब भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। तो इसका मतलब यही है कि पोल्यूटेड वाटर जितना ज्यादा होगा उसका BOD उतना ज्यादा होगा, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होगा उतना ही कम होगा, क्योंकि कचरा ज्यादा है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, क्योंकि कचरे ने पूरे जगह घेर रखी है पानी में, तो ऑक्सीजन घुली भी कम हो जाएगी। क्लीन वाटर में BOD कम होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। BOD हमेशा प्योरिटी ऑफ वाटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा प्योर होगा वाटर उतनी कम BOD यहाँ पर होगी। अब इसका पूरा का पूरा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब हमने क्या करा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने प्राइमरी इफ्लुएंट का क्या कर दिया? BOD कम कर दिया। तो एरेशन टैंक में लाने का हमारा मकसद यही था कि इसका BOD कम हो जाना चाहिए। BOD कम हो गया एक बारी, जैसे ही BOD कम हो जाता है, अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो प्रेजेंट फ्लॉक्स होते हैं, अब देखो इस पानी का तो BOD मैंने कम कर दिया, प्राइमरी इफ्लुएंट का BOD कम हो चुका है। अब इसके अंदर ये जो बचे हुए फ्लॉक्स होते हैं, ये इसका क्या काम है? ये फ्लॉक्स जो होते हैं इनको डाइजेस्ट करवाना है मुझे इन फ्लॉक्स की अब जरूरत नहीं है, इनको डाइजेस्ट करवाना है मुझे। ठीक है, अब लेकिन इसमें से थोड़ा सा फ्लॉक्स जो होता है वो बचा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला ट्रीटमेंट होता है बार बार करना पड़ता है, कोई एक दिन का काम तो है नहीं भाई, मुझे बहुत बार इसकी ट्रीटमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर ये छोटा सा थोड़ा सा फ्लॉक्स जो होता है वो बचा के रखती हूँ। जैसे कि हम दही हमारे पास प्रेजेंट होता है तो थोड़ा सा निकाल के रख लेते हैं एज अ जामन। मम्मी कहते हैं ना कि एज एन इनोकुलम जामन निकाल के छोड़ दो, और इसको रात में जो है हम इसका दही बना देंगे और बाकी का दही तुम खा लो। तो वो एज एन थोड़ा सा जामन निकाल के रख लेते हैं, वो बाकी, क्योंकि अगले दिन भी मुझे दही बनाना तो वो जामन मेरे काम आ जाएगा। तो ये सेम चीज है कि मैं इसमें से थोड़ा सा फ्लॉक्स जो होता है बाहर निकाल के रख लेती हूँ, और ये काम आता है मेरे एज एन एक्टिवेटेड स्लज।
एक्टिवेटेड स्लज की तरह काम आता है, जिसको मैं वापस से अगर यही सेम प्रोसेस करूंगी तो ये थोड़ा सा डाल पाऊंगी मैं, ठीक है, प्राइमरी इफ्लुएंट वापस से मैं लेकर आऊंगी तो डाल पाऊंगी। और बचे हुए जो फ्लॉक्स होते हैं मैं उसको आगे भेज दूंगी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इन फ्लॉक्स की जरूरत मुझे नहीं है, इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करवाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई पानी में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह रहे। तो ये तो है तो बैक्टीरिया और फंगस ही ना, तो मैं इसको हटाना चाहती हूँ। हटाने के लिए मुझे इसको सेटलिंग टैंक में पास करना पड़ेगा। एक और टैंक होता है हमारे पास, सेटलिंग टैंक, ठीक है। सेटलिंग टैंक में हम क्या करते हैं, फ्लॉक्स को सेडिमेंट करते हैं। ये फ्लॉक्स होते हैं, इनको नीचे बिठा देते हैं, सेडिमेंट कर देते हैं। ये देखो, ये सेटलिंग टैंक है, इसमें हमने फ्लॉक्स को नीचे बिठा दिया है। ये एक्टिवेटेड स्लज की तरह बिहेव करते हैं। फ्लॉक्स को नीचे बिठाते ही जो ऊपर मामला बच रहा है वो क्या होता है, सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब क्यों सेकेंडरी बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये सेकेंडरी इफ्लुएंट जो होता है सेटलिंग टैंक में आ गया, ठीक है। प्राइमरी इफ्लुएंट में से हमने फ्लॉक को रिमूव कर दिया है और बचा हुआ पार्ट जो होता है सेकेंडरी इफ्लुएंट होता है, और अब सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम नेचुरल वाटर बॉडीज में डाल सकते हैं। और ये बचा हुआ जो नीचे का जो आपको दिख रहा है सेडिमेंट फ्लॉक दिख रहा है, वो एज एन एक्टिवेटेड स्लज काम करता है। और इस एक्टिवेटेड स्लज के दो ही काम होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एज एन इनोक्यूलम ले सकती हूँ, ताकि मुझे फिर से वापस से प्रोसेस करनी पड़े, है ना, वापस से प्रोसेस करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली मुझे एरेशन टैंक फिर से लाना पड़ेगा। एरेशन टैंक में मुझे फ्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये फ्लॉक्स मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं पहले से सेव करके रखूंगी। तो ये एज एन इनोक्यूलम जो होता है मैं सेव करके रखती हूँ। स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज वापस से पंप बैक किया जाता है एरेशन टैंक में, सेकंड वापस एक बार अगर वापस हमें करना पड़ा ये सेम प्रोसेस तो, ठीक है। और बचा हुआ जो फ्लॉक होता है हम कहाँ पे डालते हैं, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, ठीक है। तो पहला जो हमने टैंक लिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, दैट वाज एरिएशन टैंक, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और जो दूसरा हमने टैंक लिया है वो कौन सा होता है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, काइंड ऑफ स्लज डाइजेस्टर है। तो जो आपने स्लज लिया है एक्टिवेटेड स्लज जो आपके पास में है, वो एक्टिवेटेड स्लज को आपको डाइजेस्ट करना है। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें फिर से माइक्रोब लगेंगे, और इन माइक्रोब को डाइजेस्ट करने के लिए जो माइक्रोब लगेंगे, अब की बार ऐसे माइक्रोब है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो विदाउट ऑक्सीजन भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम कर देंगे। इसमें भाई ये क्या हो गया, हाँ जी, तो बिना ऑक्सीजन अपना काम कर देंगे। तो ये एरिएशन टैंक में जो बचा हुआ जो फ्लॉक होता है, इस फ्लॉक को हटाने के लिए एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं यहाँ पर, एंड ये बैक्टीरिया और फंगी को डाइजेस्ट करते हैं। जो फ्लॉक्स में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंगी उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड जब ये डाइजेशन करते हैं तो डाइजेशन करने के टाइम पर क्या होती है, गैसेस निकलती है बहुत सारी। तो ड्यूरिंग दिस डाइजेशन ये बैक्टीरिया जो होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया, ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी, CH4, H2S, CO2, है ना, ये सब गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। इन गैसेस का मिक्सचर बायोगैस कहलाता है। तो बायोगैस इज नॉट अ सिंगल गैस, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ये इन्फ्लेमेबल गैसेस होती है। इन्फ्लेमेबल गैस का मतलब है अगर आप इस गैस का यूज करोगे तो खाना पकाने में भी यूज कर सकते हो, एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी यूज कर सकते हो। तो ये एक इन्फ्लेमेबल गैस होती है। और ये बैक्टीरिया जो कि ये बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये मिथेनोजन बैक्टीरियाज होते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम भी बोल सकते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरियाज भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, एनएरोबिक होते हैं। इनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। इसको मैंने फ्लो चार्ट में दिखा रखा है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने सीवेज लिया, गंदा पानी, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया, सेडिमेंटेशन कर दिया, कंकड़ पत्थर निकालिए, फ्लोटिंग डेब्रीज निकालिए। बचा हुआ जो लिक्विड बनता है वो हमारे पास प्राइमरी इफ्लुएंट होता है। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही आपके सामने फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है। प्राइमरी इफ्लुएंट को मैं सबसे पहले एरेशन टैंक में लेके जाऊंगी। एरेशन टैंक में फ्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कौन होता है, बैक्टीरिया एंड फंगस का आप ग्रुप मान के चलेंगे, वो फ्लॉक होते हैं। वो उसको हम एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। ये फ्लॉक्स जो होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली, जिनको ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उस गंदे पानी का बीओडी कम करते हैं बाय कंज्यूमिंग दी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर यानी गंदगी को कंज्यूम करके ये बीओडी को कम कर देते हैं। बीओडी जब कम हो जाता है तो आपके पास में क्या होता था, बीओडी कम होने के बाद में जो भी आपके पास प्राइमरी इफ्लुएंट बचता है, आप इसको कहाँ भेज देते हैं, सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं, ठीक है। तो बीओडी कम होने के बाद में हमने प्राइमरी इफ्लुएंट को कहाँ भेज दिया, सेटलिंग टैंक में। और सेटलिंग टैंक में क्या होता है, ये जितना भी एक्टिवेटेड स्लज होता है वो नीचे जाके क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। और ऊपर का जो लिक्विड बचता है, वो ऊपर का लिक्विड क्या हो जाता है, आपके पास में सेकेंडरी इफ्लुएंट हो जाता है। तो नीचे जो सेटल डाउन हो गया, इसको थोड़ा बहुत तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो एज एन इनोक्यूलम पीछे से वापस एरेशन टैंक में डाल देते हैं, ताकि हमें वापस ट्रीटमेंट करना पड़े तो हम डाल देंगे। और बाकी के जो बचे हुए फ्लॉक्स होते हैं हम इनको एनएरोबिक टैंक डाइजेस्टर में डाल देते हैं, स्लज डाइजेस्टर में, जिससे हम बायोगैस का प्रोडक्शन कर लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी गई कि देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। ये एक्शन प्लान जो होती है मेजर रिवर्स को सेव करती हैं पोल्यूशन से,
है ना, तो बहुत सारा पोल्यूशन है, तो इन प्लांट्स में इनको सेव करने की बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई जाती है। इस प्लान के अंदर इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज मे बी डिस्चार्ज इन दिस रिवर। देखो ये जो रिवर होती है, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये इन प्लान्स में क्या किया जा रहा है, इन प्लान्स में हम एसटीपीज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, जिसकी हेल्प से हमारे जो वाटर बॉडीज होती है उसमें अनट्रीटेड वाटर नहीं जा रहा, अच्छा पानी जा रहा है, साफ सुथरा पानी जा रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट होकर बाद में पानी उसके अंदर जा रहा है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एसटीपीज का यूज कर रहे होते हैं। तो एसटीपीज जो होती है ना, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान का यही टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम एसटीपीज यूज करें, ताकि जितने भी हमारी नदियां हैं, बहुत मेजर सोर्स है एक्चुअली गंगा और यमुना, तो इनको हम साफ रखें, एसटीपीज के थ्रू ही ये पानी गुजर के जाए, गंदा पानी डायरेक्टली ना मिले उसके अंदर और साफ पानी जाए उसके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास में फोर्थ आता है इस चैप्टर का पार्ट, दैट इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली बात, बायोगैस क्या होता है, आपने देखा एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर जो एनएरोबिक बैक्टीरिया थे वो बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे थे, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। वहां से सवाल आ चुका है, मैं बता देती हूँ फिर से, पीवाईक्यूज आ चुके हैं यहाँ से। बायोगैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। कौन कौन सी गैसेस होती है, मिथेन गैस होगी, क्योंकि मिथेनोजन बैक्टीरियाज है, तो ऑब्वियसली मिथेन गैस का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर। मिथेन गैस, CO2 गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा और H2 गैस होगी। तो ये चार गैसेस जो होती हैं, उससे भी ज्यादा गैसेस और होती है इसमें इन्वॉल्व होती है, बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं एनएरोबिकली, जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर, है ना, उनको हम क्या बोल देते हैं, मिथेनोजेंस बोल देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं मिथेनोजन। और एक मतलब ये एनएरोबिकली ग्रो किसके ऊपर करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर, मतलब प्लांट मटेरियल जो होता है ना, सेलुलोजिक मटेरियल जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जैसे प्लांट हो गया या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है, उसके ऊपर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजन, एनएरोबिकली ग्रो करते हैं, ये इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और मिथेनोजेंस बोलते हैं। और मिथेनोजेंस एक कैटेगरी होती है, मिथेनोजन में भी एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया होता है जो बायोगैस प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है, दैट इज मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। मिथेनोबैक्टीरियम जो होता है एक बहुत कॉमन बैक्टीरियम होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूमेन पार्ट में प्रेजेंट होता है। एक पार्ट होता है स्टमक का कैटल के अंदर, तो कैटल्स जो होती हैं उनके रूमेन पार्ट में, उनके स्टमक का एक पार्ट होता है रूमन, उसके अंदर ये मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया वहां पे क्या हेल्प करते हैं कि जैसे मान लो गाय है, जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके रूमन में होता है, रूमन क्या है, स्टमक का पार्ट। जो जुगाली करने वाला गाय होती है, तो गाय क्या करती है, दूब खा लेती है, घास खा लेती है। तो घास क्या है, प्लांट है, प्लांट के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है उसकी सेल वॉल में, तो उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिथेनोबैक्टीरियम्स। ये हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि हम नहीं सेल्यूलोज को डायरेक्टली पचा सकते हैं, तो उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके रूमन पार्ट के अंदर। जो कैटल्स होती हैं उनका जो गोबर निकलता है, गाय का गोबर अगर निकला, एक्सक्रीटा जो होता है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। और होना वाजिब भी है कि भाई उसने अंदर उससे सेल्यूलोज का डाइजेशन करा है, तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया उसकी पॉटी में भी बाहर निकला होगा ना उसके साथ में, तो उसके डंग में बहुत सारा ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो उसके गोबर को, गाय के गोबर को अगर मैं यूज करूं, कैटल्स के गोबर को अगर मैं यूज करूं, तो मैं इससे भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ बायोगैस, क्योंकि इसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और मिथेनोजन बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व होते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में। तो अगर मुझे बायोगैस बनानी है तो मैं गोबर से भी बना सकती हूँ, इसलिए बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये गोबर से भी बनता है, क्योंकि गोबर में कौन प्रेजेंट होता है, मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रूमन के अंदर, दूसरा ये होते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर, जो अभी भी अपने पढ़ा। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर मतलब वहां पर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वहां पर हमने उन बैक्टीरिया का यूज करा किसको पचाने में, फ्लॉक्स को पचाने के अंदर, तो वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट वाले के अंदर वहां पे प्रेजेंट होता है। बायोगैस प्लांट के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, बायोगैस प्लांट क्या होता है, ये भी क्या है, जैसे कि एसटीपीज होते हैं, बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे बायोगैस बनाई जाती है, बायोगैस बनाने वाली जो टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनमें बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। तो ये बायोगैस प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, कंक्रीट टैंक होते हैं। कंक्रीट टैंक होते हैं 10 से 15 फीट की गहराई वाले, 10 से 15 फीट डीप होते हैं बहुत ज्यादा, और इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड कॉल्ड डंग एंड स्लरी इन द फीट, ठीक है। तो क्या होता है कि बायोगैस प्लांट होते हैं बहुत गहरे गहरे होते हैं, 10 से 15 फीट गहरे होते हैं, कंक्रीट प्लांट, कंक्रीट टैंक होते हैं। इनके अंदर जो बायो वेस्ट प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो गोबर है, तो गोबर को हम क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड बन जाता है जिसमें गोबर घुला हुआ है ना, उसको हम स्लरी कहते हैं, डंग की स्लरी, गोबर की स्लरी, ठीक है। ये गोबर की स्लरी को जो होता है, इसको हम कहाँ डालते हैं, इन टैंक्स में डालते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी अभी। तो ये जो फ्लोटिंग जो होती है इसके ऊपर की, उसको हम कवर कर देते हैं,
मतलब जिस टैंक में हमने स्लरी डाली, मान लो ये गोबर वाला मतलब ये स्लरी थी हमारे पास में, उस स्लरी को हमने इस टैंक में डाल दिया। अब इस स्लरी को कवर करा हमने ऊपर से, ठीक है, कवर से हम इसको कवर कर देते हैं। अब जैसे जैसे इस स्लरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, मेथानोबैक्टीरियम प्रेजेंट है। मेथानोबैक्टीरियम क्या करते हैं, गैस का प्रोडक्शन करते हैं। गैस का प्रोडक्शन जैसे जैसे होगा, ये ऊपर का जो ढक्कन ना ऊपर की तरफ उछल उछल के आएगा, ये राइज करेगा ऊपर की साइड में, क्योंकि मिथानोजन बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पे गोबर में प्रेजेंट होते हैं और वो बायोगैस का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये बायोगैस जब हमारे पास बन जाएगी तो इस बायोगैस को हम आसपास के गाँव में भेज देंगे, क्योंकि गाँव में जो होती है बायोगैस का यूज किया जाता है फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल गैस होती है, ठीक है। और गांव में ही ज्यादातर बायोगैस प्लांट्स होते हैं, क्योंकि गांव में गाय वगैरह ये सब कुछ ज्यादा होती है और ये सोर्सेज ज्यादा होते हैं। और ये बाकी की जो स्लरी होती है इसको हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू दी अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज अ फर्टिलाइजर। मतलब थोड़ी स्लरी जो होगी, ऑब्वियसली उस स्लरी से गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो गैस तो हम कहाँ डाल देंगे, आसपास के घरों में, और जो बची हुई जो स्लरी होती है उसको हम बाहर निकाल लेते थोड़ा सा एज अ फर्टिलाइजर यूज करने में। क्योंकि अगर आप देखोगे कि गोबर को घोलकर आप पानी में स्लरी बनाते हो तो एक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप मिट्टी में डालोगे ना तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, एज अ फर्टिलाइजर ये बिहेव करता है। कैटल डंग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में रूरल एरियाज में होते हैं, तो बायोगैस प्लांट भी हमेशा ज्यादातर कहाँ होते हैं, रूरल एरियाज में, गांव के इलाके में होते हैं। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसमें क्या करते हैं देखिए, ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ पर ये गैस बन रही है CH4 CO2, ये गैसेज हैं, प्लस डैश डैश डैश, मतलब बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है, बायोगैस यहाँ पर बन रहा है ना। ये यहाँ पर गैस जा रहा है और गैस जो होती है घरों में सप्लाई किया जाता है। ये डंग वाटर है, यानी कि स्लरी है, स्लरी को यहाँ पर इसमें डाला गया है। ये डाइजेस्टर होता है हमारे पास में, कंक्रीट टैंक का बड़ा वाला। थोड़ी सी स्लरी जो होती है हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा स्लरी, ताकि इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर पाए, और बाकी का जो होता है वो गैस के अंदर हम इसको बना के डाल देते हैं, ठीक है। IARI का फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद कर लेना। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इनके फुल फॉर्म्स हमेशा आने चाहिए। ये जो होते हैं इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाई जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे एफर्ट डाले हैं ताकि बहुत ज्यादा बायोगैस का प्रोडक्शन हो पाए। अब आते हैं माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि तुम एक खेत चलाते हो, उस खेत में आपकी क्रॉप्स पड़ी हुई है, तो क्रॉप को आप सुरक्षित रखना चाहते हो पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, तो आप क्या करते हो, केमिकल्स छिड़कते हो वहां पर। केमिकल्स से होता क्या है ना कि अगर आपने इस फसल को बचाना चाहा, पेस्टिसाइड मतलब इस फसल को बचाना चाहा, बहुत सारे पेस्ट होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनसे बचाना चाहा, तो आपने इस पे पेस्टिसाइड छिड़का, इंसेक्टिसाइड छिड़का, ये केमिकल्स होते हैं, ये चलो इसको बचा तो लेंगे पर इसके आसपास की फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे बेटर है कि माइक्रोब्स का यूज करें। माइक्रोब्स जो होते हैं वो मतलब इन इंसेक्ट को इसको खराब ही नहीं करने देंगे, तो माइक्रोब्स ही हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जाता है। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल प्रेडेशन एंड इंटरैक्टिंग वेब्स एंड अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द बायो कंट्रोल मेथड कैन बी डेवलप्ड। तो हम इनका जो नेचुरल प्रेडेशन होता है, नेचुरल प्रेडेशन को समझते हुए, प्रेडेशन का मतलब होता है शिकारी आता है शिकार को खा जाता है, ये प्रेडेशन की प्रोसेस को समझते हुए हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स का। और माइक्रोब्स जो होते हैं इनको इस प्रोसेस में इंप्लीमेंट करके अपना काम निकलवा सकते हैं। कैसे, देखो, पेस्ट, पैथोजन, वेक्टर मैंने एक साइड में लिखा हुआ है और बायो कंट्रोल एजेंट इनका लिखा हुआ है। जैसे मान लो कहीं पर मस्किटोज बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मस्किटो को कंट्रोल करने के लिए आप बायो कंट्रोल एजेंट का यूज कर सकते हो, केमिकल्स की बजाय क्या यूज करोगे आप, ड्रैगन फ्लाई। अब ये लाइन का क्या मतलब है कि नेचुरल प्रेडेशन का हेल्प लेंगे। प्रेडेशन क्या होता है, शिकारी शिकार को खा जाता है, यही होता है प्रेडेशन, ठीक है, कोई किसी को मार के खा जाता है। तो ड्रैगन फ्लाई आएंगी, वो मस्किटो को मार के खा जाएंगी। तो ड्रैगन फ्लाई क्या है, एक तरीके से इसका प्रेडेशन कर रही है, मार के खा गई, तो बायो कंट्रोल एजेंट हो गया ड्रैगन फ्लाई। इसका रट के जाना है, मस्किटो के लिए ड्रैगन फ्लाई होती है। ऐसी एफिड्स मान लो हो गए, तो एफिड्स को खाने के लिए आप लेडी बर्ड बीटल छोड़ दोगे, लेडी बर्ड बीटल जो होता है वो इन एफिड्स को फटाफट से कंज्यूम कर जाएगा, प्रेडेशन इनका हो जाएगा। तीसरा होता है प्लांट फ्रॉम पैथोजन, ठीक है। आपके पास में जो होता है ऐसे पैथोजन होते हैं जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप क्या करेंगे, फंगी होती है हमारे पास में एक ट्राइकोडर्मा नाम की फंगी, इसको आप यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ये फंगी फ्री लिविंग होती है और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, रूट इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, रटना है इसको, फटाक से याद कर लो। बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है, ये एक मान लो पेस्ट है, पैथोजन है बटरफ्लाई कैटरपिलर। इसके अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए बटरफ्लाई आपके पास में कैटरपिलर बहुत सारी आ गई, आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप इसको किसका यूज करेंगे, एक माइक्रोब का यूज करो, बैक्टीरिया का यूज करो। बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे यूज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ। फिर लास्ट आपके पास आते हैं इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स। मान लो बहुत सारे इंसेक्ट्स आ गए और भी आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स आर्थ्रोपॉड से ही बिलोंग करते हैं। तो इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट में कौन होता है, बैक्यूलोवायरसेस आते हैं, जो कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जीनस से बिलोंग करते हैं।
बैक्यूलोवायरसेस कुछ ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। मतलब इनका सीधा एक वो नहीं अर्जुन की आंख कि मुझे इसको ही निशाना साधना है, तो इसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के ऊपर निशाना साधना है, उसके लिए बैक्यूलोवायरसेस काम आते हैं। इसी को बोलते हैं हम स्पीसीज स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर ही अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, सब पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखते हैं, इसलिए स्पीसीज स्पेसिफिक बोलते हैं। अब क्योंकि इतना नैरो काम करते हैं, नैरो थिंकिंग है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि ये नैरो लेवल पे काम करते हैं, ब्रॉड लेवल पे काम नहीं करते हैं। मतलब जिसके लिए आपने दिया है ना, जिस भी इंसेक्ट को मारने के लिए आपने बैक्यूलोवायरस छोड़ा है, वो उसी इंसेक्ट को ही मारेगा, इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम पे काम करना, ठीक है। वो बाकियों के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उसका। तो कहां से बिलोंग करता है ये, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस से बिलोंग करता है। अब ये बीटी जो हमने देखा, बैसिलस thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया होता है, वो कैसे हेल्प करता है बटरफ्लाई जो कैटरपिलर होती है। कैटरपिलर क्या है, बटरफ्लाई का लार्वा स्टेज है। लार्वा क्या होता है, जो आप बचपन वाली स्टेज होती है उसको लार्वा स्टेज कहते हैं, और एडल्ट लार्वा के बाद में वो एडल्ट बन जाता है, ठीक है। तो कैटरपिलर जो होती है ना, वो लार्वा स्टेज होती है बटरफ्लाई की, और जब ये कैटरपिलर बड़ी हो जाती है तो बटरफ्लाई बन जाती है, ठीक है। तो अभी क्या होती है, आपने कैटरपिलर बहुत सारे हो गए आपके पास में कि भाई इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी केमिकल वगैरह, आप बैसिलस thuringiensis माइक्रोब का यूज करो। बैसिलस thuringiensis आप लेकर आओगे, इसके ऊपर ये ना बैसिलस thuringiensis के सैशे मिलते हैं मार्केट के अंदर। सैशे में क्या होता है, स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इसके ड्राई स्पोर, ठीक है। वो आप लाते हो पानी के अंदर, वो सैशे खोल के मिक्स कर लेते हो, उसमें ड्राई स्पोर होते हैं, मिक्स कर लिया आपने पानी में, आप उसको स्प्रेयर में डाल के एकदम स्प्रे कर दो अपने इसके ऊपर, जो भी आपकी फसल है उसके ऊपर, अपने जो भी वल्नरेबल प्लांट्स होते हैं कि भाई कैटरपिलर यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं, सच एज ब्रेसिका, फ्रूट ट्री, जो भी होते हैं जहां पर अब कैटरपिलर आके ज्यादा है, आप उसके चारों तरफ क्या करोगे, छिड़क दोगे वो पानी, ठीक है। उस पानी में कौन प्रेजेंट था, बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट था, वो आपने इसमें छिड़क दिया। अब ये क्या करता है, बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया कैटरपिलर के ऊपर आप जब आप छिड़क देते हो, तो ये कैटरपिलर की गट में एंटर कर जाता है, कैटरपिलर की गट के अंदर चला जाता है ना, और गट में जाकर इस लार्वा के अंदर एंटर कर जाता है। और आपको पता है ये जो बैक्टीरिया होता है एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, और इस टॉक्सिन की वजह से, जो जहर होता है इसकी वजह से, ये कैटरपिलर मरता है। लेकिन ये टॉक्सिन ऐसे ही एक्टिवेटेड नहीं होता, ये एक्टिवेट कब होता है, जब ये इसकी बॉडी में एंटर करेगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर छिड़कोगे ना कैटरपिलर के ऊपर, तो कैटरपिलर अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करेगा, इसकी बॉडी में जाएगा ये बेसिकली, और बॉडी में जाके किसी गट के अंदर जाके एक्टिवेट होता है, बीटी टॉक्सिन रिलीज होता है वहां पर, एक्टिव होते ही गट में जाएगा और उस लार्वा को मार देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैसिलस thuringiensis काम कर रहा होता है यहाँ पर। एंड लास्ट में आ जाता है हमारे पास में टॉपिक माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में कैसे यूज होते हैं, देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, मार्केट में आते हैं भी बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके हम हमारी फसल के जो भी हमारे फसल का जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, मिट्टी की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो आप केमिकल्स का यूज करोगे तो न्यूट्रिटिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन केमिकल्स यूज करना आपके लिए काइंड ऑफ एक पोल्यूशन भी है और हार्मफुल इफेक्ट्स भी आ सकते हैं उसके, तो एक्सेसिव आप यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर सकते हो, इसके ये हाईली रिकमेंडेड होते हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर्स ये बिहेव करते हैं। बायो क्यों, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन आता है, एक बैक्टीरिया आते हैं, फंगी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो भी आते हैं। बैक्टीरिया में हमारे पास में देखो दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो किसी के साथ रिलेशनशिप बना के रखा है। रिलेशनशिप का मतलब समझते हो, ओ तुम तो सिंगल हो, तुम कहाँ से समझोगे। तो रिलेशनशिप जो होती है ना, ये बना के रखते हैं कि कहता है कि भाई तुम मेरा फायदा करो, मैं तुम्हारा फायदा करता हूँ, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा फायदा कर रहा हूँ, है ना, मेरे को लूट लो तुम, ऐसा नहीं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते हैं, और वो इसका फायदा और ये इसका फायदा करता रहता है, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। फ्री लिविंग होते हैं सिंगल, जैसे तुम हो, ठीक है। तो वो फ्री लिविंग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। कोई नहीं, मैं भी हूँ, है ना। सिम्बायोटिक जो होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, जिसमें राइजोबियम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है। क्या होता है ना कि प्लांट जो होता है ना, वो नाइट्रोजन को ऐसे कंज्यूम नहीं कर पाता एनवायरमेंट से लेकर, एज अ गैस फॉर्म में नहीं कंज्यूम कर सकता, क्योंकि N2 जो होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा ताकतवर बॉन्ड्स होते हैं, तो N2 को हम डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं करता। प्लांट बाकी के न्यूट्रिशन को तो मिट्टी से ले लेता है, बट नाइट्रोजन को नहीं ले पाता, जबकि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो अगर वो हवा से नाइट्रोजन नहीं ले पा रहा, तो कहाँ से लेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे बचपन में अगर तुम दवाई नहीं देते थे, तो मम्मी क्या करती, दवाई को घोल के पानी में या दूध में कैसे भी करके आपको इनडायरेक्ट वे में देती थी, लेकिन दे देती थी दवाई, है ना।
तो उसका रूप बदल दो नाइट्रोजन का। N2 की बजाय, N2 फॉर्म में कभी भी नाइट्रोजन को प्लांट एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप N2 की बजाय आप इसको अमोनिया की फॉर्म में दे दो, आप इसको नाइट्राइट की फॉर्म में दे दो, नाइट्रेट की फॉर्म में दे दो, इन फॉर्म में ये नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया वही करता है। कहते हैं ना नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन मतलब है कि नाइट्रोजन को आप इनके अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन, है ना। नाइट्रोजन के अलग अलग रूपों में कन्वर्ट कर दो, वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। किसके अंदर? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं कौन से? दालों वाले प्लांट, मटर वाला प्लांट, ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ये प्लांट की रूट जो होती है, रूट इसके अंदर क्या होते हैं ना, छोटी छोटे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे रूट के अंदर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और नोड्यूल के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा होता है। तो ये एज अ बायो फर्टिलाइजर बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि देखो बायो फर्टिलाइजर क्या है? न्यूट्रिटिव कैपेसिटी बढ़ाना, तो ये ऑब्वियसली नाइट्रोजन को फिक्सेट करके न्यूट्रिटिव कैपेसिटी बढ़ा ही रहे हैं प्लांट के लिए। तो ये बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में हमारे पास में कौन से आते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। ये फ्री लिविंग होकर कर रहे हैं, बस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना मतलब इनको नाइट्रोजन देना। अगर प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है, दैट मीन्स उसके लिए एज अ न्यूट्रिटिव, मतलब उसके लिए न्यूट्रिशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम, तो वो काइंड ऑफ फर्टिलाइजर हो गया। फर्टिलाइजर भी तो यही करते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं मिट्टी में, ताकि प्लांट को ज्यादा न्यूट्रिशन मिल पाए, अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। कौन कौन से? एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, बेजिरैंकिया, रटनाइस्को। फंजाई जो होता है हमारे पास में, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है प्लांट के साथ में। जब फंजाई और प्लांट एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं, तो ये माइकोराइजा बनता है। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा मतलब रूट। फंगस और रूट आपस में क्या करते हैं? रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है। तो फंगल सिम्बायोंट जो होता है वो क्या करता है? वो भी न्यूट्रिशन कैपेसिटी बढ़ाता है। तो क्या होता है ना, जो हमारा हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट क्या करती है? रूट का काम ही क्या होता है? अब्जॉर्प्शन का काम होता है, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना सॉइल से। अगर रूट के साथ इसका सहारा लगाने के लिए कोई और आ जाए, जैसे फंगस है, फंगस के फिलामेंट्स आ जाते हैं, फंगस के फिलामेंट आते हैं, रूट जितनी फैल रही थी ना उससे डबल फैलती है नीचे, तो फंगस के फिलामेंट भी और नीचे फैलते हैं। तो ये क्या होता है? और फैलता जाता है, और फैलता जाता है। तो इससे क्या होगा? जितना ज्यादा ये फैलेगा उतना ज्यादा ही ये कंज्यूम कर पाएगा न्यूट्रिशन को, उतना ज्यादा ये न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर पाएगा। तो फंगस ने इसकी हेल्प कर दी। फंगस क्या है? माइक्रोब, इसलिए माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो नॉर्मल रूट जब अपना एब्जॉर्प्शन कर रही थी न्यूट्रिशन का, उसके साथ साथ में अगर फंगस भी आ गया, माइक्रोब भी आ गया, तो उसकी वजह से ये और ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी फास्फोरस का मिट्टी से, ठीक है, और प्लांट को पास कर देगी, तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई। प्लांट के बेनिफिट्स भी होते हैं इसके अंदर फंगी के साथ में। क्या होता है कि भाई देखिए, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। अब आप बोल सकते हो कि भाई माइक्रोराइजा जो होता है, माइक्रोराइजा का क्या फायदा, क्यों ला रहे हैं हम फंगस को? तो पहला तो ये कि न्यूट्रिशन वैल्यू और इंप्रूव हो रही है। दूसरा ये कि जो रूट बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, मतलब मान लो ये प्लांट था, प्लांट की रूट के अंदर कोई पैथोजन आके इसको बीमारी कॉज करने वाला था, लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है? माइक्रोराइजा बैठा है, फंगस भी बैठा है साथ में, तो वो रूट बॉर्न डिजीज कम होने के चांसेस हो जाएंगे। इसको रूट बॉर्न पैथोजेंस जो होते हैं वो जल्दी से अटैक नहीं कर पाएंगे अगर ये हुआ तो ये प्लांट को बेनिफिट्स होते हैं, रेजिस्टेंस आ जाता है उसके अंदर कि रूट बॉर्न डिजीजेस कभी भी उसको नहीं हो पाएंगी। साथ साथ में अगर मान लो प्लांट ऐसी जगह पे है जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी, मतलब मिट्टी जो होती है वो जल्दी से सूखी पड़ जाती है, सूखे की प्रॉब्लम वहां पे ज्यादा रहती है, सैलिनिटी रहती है। सैलिनिटी का मतलब होता है नमक बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, प्लांट की ग्रोथ कम पड़ जाती है, प्लांट्स सूखने लगता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं होती। तो उन सब चीजों को टॉलरेट करवाने में इसको बहुत हेल्प करता है ये माइक्रोराइजा, ठीक है। इन सब चीजों को, इतनी एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट करवाने में माइक्रोराइजा हेल्प करता है। साथ साथ में प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को और उसकी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करवा देता है फंगस। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं, इसके नाम में पता है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। तो ये माइक्रोब जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट दोनों जगह होते हैं, पानी में और जमीन पर, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेट करते हैं। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है? उसमें इन्वॉल्व होता है एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये तीनों क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इनको पैडी जो फील्ड होते हैं, चावल के जो खेत होते हैं, वहां पर क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। और यहाँ से PYQ आ रखा है कि पैडी प्लांट के अंदर कौन सा माइक्रोब है जो बायो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करता है?
तो पैडी प्लांट के अंदर साइनोबैक्टीरिया बिहेव्स अ ह्यूज रोल या प्लेज अ ह्यूज रोल एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ आके आपका पूरा चैप्टर होता है फिनिश, है ना। और सारी चीजें मैंने इसके अंदर एनसीईआरटी से कवर अप कर दी हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली पढ़े, नहीं भी पढ़ना चाहें तो हमारे नोट से सब कुछ कवर अप हो चुका है, क्योंकि एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी है उसके अंदर, ठीक है। हर एक चीज को समराइज वे के अंदर मैंने लिख दिया है तुम्हारे पास में, और तुम्हें टाइम मिल जाए तो पढ़ लेना एनसीईआरटी। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ये वन शॉट लेक्चर इज मोर देन इनफ, प्लस आपने एनसीईआरटी सॉरी आपने नोट्स कवर अप कर लिए, ठीक है। चलिए, नोट्स नहीं लिए तो ले लेना, 99 रुपीज के अंदर भी मिल रहे हैं, बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है ये, 99 रुपीज के नहीं है, बहुत लड़ झगड़ के लिए आपके लिए प्राइस मैंने कम करवाया है क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जरूर से ले लेना, 99 रुपीज में सारे चैप्टर्स की प्रेजेंट है, कैसे एक्सेस करना है वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज आने वाली है, बहुत सारे मैराथन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लाइव सेशंस हम करने वाले होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड बायो ब्रीफ के साथ में, कम ड्यूरेशन में डिटेलिंग के साथ चैप्टर्स को फिनिश करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।